मॉर्निंग मेडिकोस। आज का वीडियो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन सीरीज का वीडियो नंबर 3 है और आज हमारा टॉपिक रहेगा साइनोसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के फ्री नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। साइनोसिस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन से मेरा मतलब है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब इसका लेवल 5 ग्राम्स पर डेसिलीटर से ज्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, तो हमें साइनोसिस विजिबल होता है। साइनोसिस क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन है। कहाँ कहाँ का? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ओके, साइनोसिस में एक क्वेश्चन आता है हमें, सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस में डिफरेंशिएट करके बताइए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन द पैथोलॉजी एंड बेस्ड ऑन द लोकेशन। देखिए, पैथोलॉजी क्या है? सेंट्रल साइनोसिस में जो दिक्कत है वो होता है इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एट द लेवल ऑफ लंग्स। लंग्स में ब्लड सही से ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा होगा? किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। वो हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या एल्वुलाई में। अपर में कैसे हो सकता है? जैसे कि हम बात कर लें एपिग्लोटाइटिस की। लोअर में कैसे हो सकता है? जैसे कि सीवियर एस्थमा एंड सीओपीडी की हम बात कर लें। इसके बाद थर्ड लेवल आता है एल्वुलाई। एल्वुलाई में दिक्कत हो सकती है निमोनिया, एआरडीएस, किसी तरीके का फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन हो जाए आसपास, तो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा। समझ गए? ये बात आती है किस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये हो गया लंग्स में। इसके बाद और क्या-क्या चीज़ें हैं? और आता है एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो आगे आउटपुट नहीं हो पाएगा, कार्डियक आउटपुट नहीं होगा और पीछे बैक प्रेशर्स क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारा बिल्डअप होगा लंग्स में। ठीक है? इसके बाद आते हैं हाई एल्टीट्यूड्स में ऐसा हो सकता है। हाई एल्टीट्यूड्स में ये भी क्यों होता है, थोड़ा आप मेरे को आगे बताता हूँ। इसके बाद है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज के केस में हो सकता है। साइनोटिक डिजीज ही हैं कंजेनिटली जो कि साइनोसिस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है? ये आ गया बेस्ड ऑन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में सेंट्रल साइनोसिस के क्या पैथोलॉजी हमने ये समझा। पेरिफेरल की साइनोसिस की समझते हैं पैथोलॉजी, देन मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा बेस्ड ऑन साइट। ठीक है? पेरिफेरल में दिक्कत आती है इंक्रीज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। इंक्रीज्ड एक्सट्रैक्शन हो जा रहा है, ज्यादा निकल जा रहा है। क्यों निकल जा रहा होगा? देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कोई, या वेसोस्पाज्म हो सकता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो पीछे जो ब्लड है उसका स्टेसिस हो जाएगा। जितना स्टेसिस होगा उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगा बाय द टिश्यूज़। ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन कैसा? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ेज़, एम्बोलस है, जगह-जगह ट्रैवल करता है, ब्लॉक करता है, स्टेसिस होता है। डीवीटी, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। ठीक है? हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम के बारे में आप क्या समझते हैं? हाइपर विस्कोसिटी होगा तो ब्लड का स्टेसिस होगा। फिर वही बात, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन होगा। इसके बाद वेसोस्पाज्म पे देखते हैं। वेसोस्पाज्म में हो सकता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना। रेनॉल्ड्स फिनोमेना के बारे में आपने बात सुनी? रेनॉल्ड्स फिनोमेना में होता है कि पैलर आता है, देन ब्लू होता है, देन रेड होता है एट द एंड। ये चीज़ें होती हैं, बायलाइन होता है। ठीक है? वेसोस्पाज्म में हमको ये देखने को मिलता है। इसके बाद आता है कोल्ड हो सकता है। अब दोनों को हम डिफरेंशिएट करें। एक लास्ट चीज़ है कि माइटल स्टेनोसिस के केस में भी हमको पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिल सकता है। दोनों की साइड्स पे देखते हैं। तो सेंट्रल साइनोसिस की दोनों को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल साइनोसिस है तो याद करिए माउथ। ठीक है? माउथ ओपन कराया पेशेंट का माउथ ओपन कराएँगे तो हमें क्या-क्या दिखेगा? लोअर इनर एस्पेक्ट ऑफ द लिप देखने को मिलेगा, टंग देखने को मिलेगा, बकल म्यूकोसा देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि चीक्स हो गए या लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा हो गया, ये देखने को मिलता है। छोटा-सा याद रखना है, माउथ ओपन कराया क्या-क्या दिखेगा? टंग, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड द लोअर लिप। ठीक है? ये हो गया हमारा सेंट्रल साइनोसिस। पेरिफेरल पे बात करते हैं, थोड़ा बाहर आ जाते हैं। आउटर एस्पेक्ट ऑफ द लिप, नोज़ टिप, ईयर लोब्यूल्स, हैंड्स, पाल्म्स एंड सोल्स। ये सब बात आ गई। जितना पेरिफेरी उतना पेरिफेरल साइनोसिस के साइड से हो गया। समझ गए? इसके बाद एक छोटा-सा बात आती है कि क्या पेरिफेरल एंड सेंट्रल साइनोसिस आपको किसी कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, ये हमको देखने को मिल सकते हैं सीएचएफ में या एक्यूट एमआई में। क्या है कॉज़ इसका? ये देखते हैं। देखिए, जैसे कि सीएचएफ हो गया, जब सीएचएफ होगा तो आगे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो जितना ब्लड अवेलेबल है उसी में से एक्सट्रैक्शन होगा। जितना ब्लड अवेलेबल है उसी में से एक्सट्रैक्शन होगा। जितना एक्सट्रैक्शन होता जाएगा तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, जैसे कि डीऑक्सिजेनेटेड हीमोग्लोबिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके कंसंट्रेशन आगे जाके बढ़ते जाएँगे। तो इसके हमें क्या देखने को मिलेगा? इससे हमें देखने को मिलेगा पेरिफेरल साइनोसिस। ठीक है? अब सीएचएफ है, तो पीछे बैक प्रेशर्स क्रिएट होंगे। बैक प्रेशर्स क्रिएट होंगे जिसकी वजह से क्या होगा? लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडीमा। जब पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा? इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? सेंट्रल साइनोसिस। ओके? सॉरी, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। हमको देखने को मिलेगा
सेंट्रल साइनोसिस। ठीक, तो इस कंडीशन में हमें समझ में आ गया कि क्यों कैसे हमको सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा और पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद हम आज देखते हैं अगली चीज क्या है। अगली चीज आती है साइनोसिस डिपेंड करता है एब्सोल्यूट अमाउंट्स ऑफ द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ऊपर मैंने आपको एक बात बताई कि 5 ग्राम्स पर डेसिलीटर से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन 5 ग्राम्स पर डेसिलीटर से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके हमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में आपको 5 ग्राम्स पर डेसिलीटर तक चाहिए, तो क्या अनीमिक पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन 4 के आसपास है, आपको उसमें साइनोसिस देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो एब्सोल्यूट की बात की, 5 तो चाहिए चाहिए। तो एनीमिक पेशेंट्स में, सीवियर एनीमिक पेशेंट्स में साइनोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इसका ऑपोजिट देखते हैं। पॉलीसाइथीमिया होगा जिसमें 18, 19, 20 इतना हीमोग्लोबिन टच कर रहा है, तो इसमें 5 ग्राम्स पर डेसिलीटर से ज्यादा डिऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिक्रीज चांसेस इन केस ऑफ द सीवियर एनीमिया एंड इंक्रीज्ड चांसेस इन केस ऑफ द पॉलीसाइथीमिया। इस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, जब साइनोसिस हमें पॉलीसाइथीमिया के साथ मिले कि बॉडी में रेडनेस भी है, साइनोसिस भी है, इसको हम बोलते हैं रेडी साइनोसिस। ठीक, टर्म याद रखेंगे। साइनोसिस का एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पिगमेंट साइनोसिस या एंड्रोजेनस साइनोसिस। इसमें क्या होता है, दो पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि सल्फ हीमोग्लोबिन एंड द मिथ हीमोग्लोबिन। सल्फ हीमोग्लोबिन कितना 0.5 ग्राम्स पर डेसिलीटर से ज्यादा हो जाए, या मिथ हीमोग्लोबिन 1.5 ग्राम्स पर डेसिलीटर से ज्यादा हो जाए, तो हमको पिगमेंट साइनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, हर कंडीशन जिसमें हमको बॉडी में ब्लूइश डिस्कoloration देखने को मिल रहा है, क्या वो हर बार साइनोसिस है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी हमने अरूप कुमार कुंदू से पढ़ा है, आपको वो वहां से याद करने को आसानी होगी। देखिए, इसमें हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, अमेडोरॉन। ठीक है, इसके अलावा कुछ बीमारी हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज की बात करता हूँ। एट बर्थ ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, कैसे क्या होता है अभी समझाता हूँ। एट द 1 ईयर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, मिडिल एज में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विद आइजनमेंगर सिंड्रोम। आइजनमेंगर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें समझ में नहीं आता, तो मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लास्ट चीज आती है, ओल्ड एज में हमको क्रोनिक कॉर पल्मोनल देखने को मिल सकता है, इसकी वजह से हमें साइनोसिस होगा। टर्म आती है डिफरेंशियल साइनोसिस। फाइनल ईयर के प्रॉफ एग्जाम से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टर्म्स में से ये है, क्योंकि आपको तो पता है सबसे ज्यादा पूछा क्या जाएगा, पिकल पूछा जाएगा। पिकल में भी अगर साइनोसिस पे आ गया तो डिफरेंशियल साइनोसिस तो पूछा ही जाना है। क्या है डिफरेंशियल साइनोसिस? इसमें अपर लिम्स नॉर्मल है, लोअर लिम्स में साइनोसिस है। ये हमें कैसे देखने को मिलेगा, कहा, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस विद आइजनमेंगराइजेशन। चलिए समझते हैं आइजनमेंगराइजेशन क्या है। जैसे कि हमारे पास ये हार्ट हो गया हमारा, बॉक्स डायग्राम में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, एओर्टा निकलेगा। ठीक है, एओर्टा हमारी ब्रांचेस देगा, राइट अपर लिम्ब को दे दिया मान लीजिए, लेफ्ट अपर लिम्ब को दे दिया मान लीजिए, मतलब कि मैंने पहले बात की कि अपर लिम्स को दे दिया। ठीक है, इसके बाद इसने कुछ दे दिया लोअर लिम्स को सप्लाई। ठीक है, अगर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन बन जाए, इसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। कैसा कनेक्शन, देखिए कहाँ बन रहा है, अगर दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाए, तब जैसे कि एओर्टा अपर लिम्ब को सप्लाई कर चुका है, लोअर लिम्स को सप्लाई करने जा रहा है, ठीक है, तब कनेक्शन बन जाए, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। वैसे कनेक्शन दोनों साइड है, अभी इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये हो गया पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। नॉर्मली क्या है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ज्यादा प्रेशर है, दैट मींस एओर्टा में ज्यादा प्रेशर है। जब ज्यादा प्रेशर है तो ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी। बिल्कुल लॉजिकल है। बट आइजनमेंगराइजेशन पे आते हैं, ये क्या होती है, जब भी इस चीज का पीडीए का लॉन्ग कोर्स होता है, ठीक है, लॉन्ग कोर्स में जाकर के क्या होता है, रिवर्सल ऑफ शंट्स होता है। रिवर्सल होने की वजह से जो ब्लड एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी आना चाहिए, वो पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा के साइड जाने लगता है। ठीक है, जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा की साइड जाएगा तो क्या होगा, ये देखते हैं। नॉर्मली एओर्टा सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि सप्लाई कर चुका है राइट अपर लिम्ब को, लेफ्ट अपर लिम्ब को, दैट मींस अपर लिम्ब को सप्लाई कर चुका है, लोअर लिम्ब को सप्लाई करने जाने ही वाला था, तो क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी ने वहां सर्कुलेशन दे दिया। और सर्कुलेशन किसका किया, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का किया। ठीक है, जिसकी वजह से जो लोअर लिम्स है वो अब हमारे साइनोस हो जाएंगी, और अपर लिम्स हमारे इस टाइम पे ऑक्सीजनेटेड नॉर्मल रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल साइनोसिस। अपर लिम्स आर नॉर्मल एंड द लोअर लिम्स आर साइनोस्ड। दिस इज
in case of the PDA with Eisenmenger. अगला टर्म आता है रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस। ठीक है, अब ये रिवर्स डिफरेंशियल क्या है? रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस हमको देखने को मिलता है PDA with Eisenmengerization with the ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ये देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका थोड़ा सा पीडिया का पोर्शन भी कवर होगा। राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, होता क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा को निकलना चाहिए था और राइट वेंट्रिकल से निकलना चाहिए था पल्मोनरी आर्टरी को। ट्रांसपोजिशन दैट मींस दोनों ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। ठीक है, साइड चेंज कर दी, तो राइट वेंट्रिकल से निकलेगा एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा अभी भी क्या करेगा, अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा। ठीक है, बाद में जाकर के लोअर लिम्स को सप्लाई करेगा। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होगा, वो क्या है, एबरेंट कनेक्शन पल्मोनरी आर्टरी का एओर्टा के साथ, जो कि होगा कहाँ, बिलो द लेवल ऑफ द अपर लिम्स। वहां से प्लेट हो चुका है। अब एओर्टा इस केस में क्या करेगा, अपर लिम्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में तो डीऑक्सीजनेटेड ही है, डीऑक्सीजनेटेड भेजेगा। और यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की वजह से पल्मोनरी आर्टरी से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और सप्लाई हो जाएगा लोअर लिम्स को। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो लोअर लिम्स इस केस में नॉर्मल हो जाएंगी और अपर लिम्स में साइनोसिस हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला टर्म आता है 3/4 साइनोसिस। अब 3/4 साइनोसिस क्या है, इसको देखते हैं। इस वाले डायग्राम में जो पहले की डायग्राम थी उसको देखते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस था, जो कनेक्शन था ये अपर लिम्स के बाद था। ठीक है, अगर ये कनेक्शन अपर लिम्स के बाद न जाकर के थोड़ा पहले हो जाए, मान लीजिए कि लेफ्ट अपर लिम्ब को जब सप्लाई होने वाला था ब्लड, उससे पहले कनेक्शन हो गया, तो इस केस में जो एओर्टा है राइट अपर लिम्ब को एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा होगा। उसके जस्ट नीचे से कनेक्शन की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आएगा, जो कि लेफ्ट अपर लिम्ब में भी जाएगा और लोअर लिम्स में तो जाएगा ही जाएगा पहले के केस में। इस तरीके से क्या होगा, राइट अपर लिम्स को एकदम नॉर्मल ब्लड मिलेगा, नो साइनोसिस, और लेफ्ट अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्स दोनों को हमें क्या होगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 3/4 साइनोसिस। दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब लास्ट के जो हमारे दो टर्म्स है उसको खत्म करते हैं। ये आता है ऑर्थोसाइनोसिस एंड द एक्रोसाइनोसिस। ऑर्थो से मेरा मतलब होता है पोजीशन, तो साइनोसिस हमें अपराइट पोजीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्रो से मेरा मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज, तो इसमें हमें जो साइनोसिस है पेनलेस साइनोसिस होगा, जो कि हमें एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली हैंड्स में देखने को मिलेगा। परसिस्टेंट पेनलेस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज कॉमनली अफेक्टिंग द हैंड्स। यहां तक हमारा साइनोसिस खत्म हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्लबिंग और